नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी से बात की है। फोन पर अम्फान चक्रवात को लेकर ये चर्चा हुई है। आपको बता दें कि शाह ने सहयोग के लिए तैयार है। अमित शाह ने ये बोला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के सीएम से भी बात की है। फोन पर अम्फान चक्रवात को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच इस समय देश में एक और संकट सामने आया है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहा चक्रवाती तूफान अम्फान अगले 1 या 2 दिन में ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत अन्य तटीय राज्यों से टकरा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इसे लेकर तैयारी की जा रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से बात की है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी से बात की है। फोन पर बात की गई है और अम्फान चक्रवात को लेकर चर्चा हुई है। शाह ने सहयोग के लिए तैयार है, ये बात सीएम ममता बनर्जी से भी की है और गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के सीएम से भी बात की है। अम्फान चक्रवात को लेकर ये चर्चा हुई है। शांतनु बनर्जी संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शांतनु बनर्जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी से बात की है, तो उसको लेकर क्या चर्चाएं हुई हैं? अम्फान चक्रवात को लेकर अभी क्या सामने निकल के आ पा रहा है, क्या अपडेट है? जी हाँ, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी के साथ फोन पर चर्चा किया है। जो अम्फान जो साइक्लोन जो आ रहा है वो साइक्लोन को लेकर, क्योंकि कल ही मतलब मुख्यमंत्री थोड़ा सा नाराज हो गया था, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल का कल जो सरकार का जो मतलब अम्फान को लेकर जो चर्चा हो रहा था, उसी चर्चा में मतलब पश्चिम बंगाल को एक प्रतिनिधि को उन्होंने खुद मांगा था। लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने खुद मतलब ऐसी बोल रहा था जो कहीं पश्चिम बंगाल का जो सुपर साइक्लोन को लेकर जो रेसिडेंट कमिश्नर पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा गवर्नमेंट का जो रेसिडेंट कमिश्नर को बुलाया गया, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री कोई चिट्ठी और ये कोई फोन नहीं की। लेकिन इसके बाद आज सुबह देख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री को मतलब खुद अमित शाह ने फोन करके बताया और उन्होंने कुछ ऐसी बोला कि अगर कोई मतलब जरूरत पड़े तो केंद्रीय सरकार की ओर से पूरा सहायता करने के लिए तैयार है, ऐसी कुछ बोला है कि मुख्यमंत्री को मतलब ये सूत्र से अनुसार जो खबर मिल रहा है। जी शांतनु बनर्जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ चक्रवात की भी जो आशंकाएं जताई जा रही है, तो ऐसे में प्रशासन किस तरीके से तैयार है, किस तरीके से मुस्तैद है, क्या तैयारियां की गई हैं? अभी देखिए, अभी सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है अम्फान को लेकर, मतलब नींद उड़ गए आम जनता को लेकर खुद बंगाल सरकार की, क्योंकि सिर्फ बंगाल सरकार भी नहीं, पूरा केंद्रीय सरकार का भी नींद उड़ गए। क्योंकि मौसम विभाग का जो सूत्र अभी आ रहा है, सूत्र का अनुसार करीब 20 से 25 फुट का ऊपर मतलब पानी आ सकता है, समुद्र का पानी ऊपर उठ सकता है। ये जो हमने जो परिस्थिति के लिए अभी मतलब सभी जनता ने मतलब वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जो दिशा मतलब मौसम विभाग से बोल रहे हैं कि पिछले 1999 साल में ये देखा गया था, उसके बाद ये पहली बार हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो आ रहा है, और साथ साथ की अभी जो हम देख रहे हैं केंद्रीय सरकार का ओर से सेना और वायुसेना के पूरा मतलब तैयारी करके रखा है केंद्रीय सरकार ने भी, और साथ साथ एनडीआरएफ का और एक टीम पहुंच गया अभी फिलहाल दीघा में। तो दीघा और मंदारमनी और काकद्वीप जो मतलब सुंदरबन जो गहरी जो अरण्य है, उसी इलाका में हो सकता है, मतलब ये अम्फान उसी इलाका में जा सकता है। तो इसके कारण से अभी भी मतलब 4 पहले भेजा था, अभी 4 एनडीआरएफ की टीम मतलब टोटल 8 टीम ने भेजा गया है। समुद्र का किनारे से जितना कच्चे पक्के छोटा जो मकान था, वो मकान को से जितना लोग है वो लोगों को सबको हटा दी गई अभी। और फिलहाल अभी जो परिस्थिति है, अभी पूरा इलाका सन्नाटा है, कोई आदमी को किसी को समुद्र के पास घुसने नहीं देता है। और मछुआ जो है उनको भी रोक दी गई,
उनको जो मतलब बोट है, बोट को भी अभी बांधने का ऑर्डर दे दी और पूरा इलाका में अभी धीरे धीरे हवा चलना शुरू कर दी अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, अभी 600 किलोमीटर की दूरी में है अम्फन, लेकिन तब भी इसका जो माहौल है अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, धीरे धीरे हवा भी चलना शुरू हो रहा है। करीब आज शाम से नहीं तो कल सुबह मतलब ये लैंडफॉल करेगी या पश्चिम बंगाल का दीघा, काकद्वीप, मंदारमनी का ऊपर। जी शांतनु बनर्जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अम्फान तूफान की बात हो रही है तो ऐसे में लोग भी डरे हुए होंगे, तो लोगों को एक समझाइश के लिए या जागरूक करने के लिए, क्योंकि लोग डरे होंगे इस समय पर, तो ऐसे में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं अगर प्रशासन की ओर से कहे जाएं तो, जिसकी से जो लोग हैं, जो जनता है, उनमें थोड़ा डर कम हो सके? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए एनडीआरएफ का टीम ने पूरा माइकिंग शुरू किया, 48 घंटा पहले से माइकिंग शुरू किया। अभी हम भी वही देख रहे हैं, पूरा इलाका में जो 8 टीम ने भेजी गई है, एक एक करके सभी टीम ने माइकिंग पूरा शुरू कर दिया। दीघा, मंदारमनी, काकद्वीप इलाका में अभी जो माइकिंग शुरू किया, साथ साथ आसपास में कोई आदमी है कि नहीं है वो पूरा मतलब गाँव में घुस रहे हैं। जो समुद्र तक किनारे में जो रहने वाला है, जो कच्चे छोटे मोटे जो मकान है, घर है, उसी सभी लोगों को वहीं से हटा दिया। आसपास में जितना स्कूल है थोड़ा दूर में, वही लोग को वहीं पे लेके गया और क्वारंटाइन सेंटर जैसी वही लोगों के मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की मानते हुए वही भी रखा गया। उसका खाना पीना सब कुछ बंदोबस्त करेंगे बंगाल की सरकार ने। सबसे बड़ी बात है अभी मतलब मौसम विभाग से जो खबर मिल रही है, 1999 साल के बाद ये पहली बार मतलब इसको जो अम्फान कहता है ये धीरे धीरे सुपर साइक्लोन में परिवर्तन हो गया। फिलहाल अभी जो देख रहे हैं, शांतनु, डर तो ये बना ही हुआ है और प्रशासन की ओर से भी सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि कुछ राहत बचाव का कार्य भी वहां पर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर अनिल जोशी पर्यावरण विभाग से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, जो अम्फान तूफान है उससे सबसे ज्यादा कौन से राज्य प्रभावित होंगे और ऐसे में प्रशासन और जो लोग हैं वो भी डरे होंगे, तो ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, आपको एक बात का ध्यान होगा, अभी कुछ समय पहले इसी स्तर पर एक बड़े तूफान की बात थी, पर अचानक उसने मुंह मोड़ दिया था। पहली बात तो यह है कि कभी हम प्रकृति की रुख तय नहीं कर सकते, लेकिन जो भी जानकारियां हैं वो वेस्ट बंगाल से ज्यादा रिलेटेड भी है, बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड है। तो सवाल ये है कि हवाओं का रुख अगर किस गति से होगा तो ये बहुतों को प्रभावित करेगा। देखिए, इस बात को समझ लेना चाहिए, नए नए नामों के साथ तमाम तरह के हमारे बीच में चक्रवात को लेके, साइक्लोन को लेकर के, अम्फन एक नए नाम, एल नीनो, ये जो तमाम चीजें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा अवश्य करती हैं कि सब कुछ ग्लोबली ठीक नहीं है। जो जिस तरह से धरती का तापक्रम बढ़ रहा है और अब बड़ी मुसीबतें और आफतें समुद्र को लेकर ही ज्यादा चलेंगी, ये बात तो आने वाले समय में तय है। तो इसलिए कम से कम एक सूचना जो कि हमारे पास होंगी कि हम अपने आप को व्यवस्थित कर पाएंगे, हम अपने आप तैयारी कर पाएंगे। सरकार इस बात को लेकर सतर्क है, तो मेरा ठोस मानना यह है कि इनको मानते हुए, समझते हुए आने वाले समय की रणनीति तय कर लेनी चाहिए। डॉक्टर अनिल जोशी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले भी कई तूफान आ चुके हैं, तो ऐसे में अगर उनके मुकाबले देखा जाए तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, मैंने फिर कहा है आपको कि अभी याद होगा पिछले 3-4-5 महीने एक बहुत बड़े तूफान की अपेक्षा थी, लेकिन वो अचानक फिर उसका रुख बदल गया था। देखिए, किसी भी तूफान का मतलब तूफान होता है, अब वो किस गति से आ रहा है तो उसी समय विशेष पर आप मौसम विज्ञान की भी सीमाएं होती हैं कि वो एक सीमा के अंदर, आपने सुना होगा कि बादल छाएंगे तब बारिश नहीं होती, इसी तरह से बहुत नहीं होता। लेकिन हाँ, सतर्क रखने के लिए इस तरह की सूचनाएं निश्चित रूप से होंगी, लेकिन भय रहकर काम नहीं बनता। अपनी लिए हमको खुद स्वयं तैयार कर लेना चाहिए कि हम अगर किसी भी स्तर की हमारे सामने ये घटे तो हम उसमें किस तरह से तैयार रहेंगे। इसमें सरकार तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर अनिल जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश में कोरोना संक्रमित के मामले जो है वो 1 लाख को पार कर गए हैं। 24 घंटे में करीब 5000 केस बढ़े हैं। पिछले 5 दिनों में 23,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं अगर देश भर की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 24 घंटे में लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 5 दिनों में 23,000 मामले सामने आए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य है तो वो महाराष्ट्र को बताया जा रहा है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इससे संक्रमित होने वालों की जो संख्या है वो 1 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं और करीब 134 लोगों की मौत हुई है। लगातार ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वहीं सबसे ज़्यादा अगर संक्रमित बात करें राज्यों की तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा संक्रमित जो मरीज हैं वो महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की बड़ी जो तादाद है कोरोना वायरस की वो देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 35,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से 8,000 से ज़्यादा लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इस राज्य में अब तक सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि 1200 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। देश भर में कोरोना वायरस का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है और यहाँ भी मामला 10,000 के पार पहुँच चुका है। राजधानी में कोरोना वायरस के अब तक 10,054 मामले सामने आ चुके हैं। कोविड-19 महामारी से जहां 168 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 4,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। शुभम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुंबई से। शुभम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल सलोनी जी, आपको कि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और दिन जैसे शाम होती है 1000 और 1500 के आसपास यहाँ पर की 2000 के आसपास यहाँ पर महाराष्ट्र में केसेस आ रहे हैं। तो लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और हालत यहाँ पर बद से बदतर हो जा रही है। कहीं न कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि इस समय मुंबई पूरे देश में कोरोना की राजधानी बन चुकी है, जबकि अकेले मुंबई में इतने मामले जो कि पूरे अन्य राज्यों में नहीं होंगे देश की, इस वजह से यहाँ पर भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगा। 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर मुंबई में 1,185 नए मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र की बात करें पिछले 24 घंटों में 2,033 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि अब तक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ 757 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं न कहीं मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार और पुलिस हर संभव प्रयत्न कर रही है कि लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया जाए, लेकिन लोग सुन नहीं है। लेकिन शुभम पांडे, आखिर वजह क्या है जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मुंबई शहर में लोग बेवजह सड़कों पर घूमते हैं, बिना आवश्यक कामों के प्रति घर से बाहर निकलते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सबसे ज्यादा वहाँ पर दिक्कतें पैदा होती है, जहाँ पर एक एक घर में 8 से 10 लोग रहते हैं। इस वजह से एक साथ वो लोग नहीं रह पाते, इस वजह से घरों से बाहर निकलते और कोरोना संक्रमण का जो कोरोना है वो संक्रमण इसी वजह से आसपास के इलाकों में फैल रहा है और शायद यही वजह है कि मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं। मुंबई में तकरीबन लाखों की तादाद में यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, इस वजह से वहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आगे की बात करें तो आगे त्योहार भी आने वाले हैं और कोरोना वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि आने वाले समय में कुछ जो कोरोना वायरस के मामले हैं उन पर रोक लगाई जा सके, उसको फैलने से रोका जा सके? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना पर रोकथाम लगाने के लिए आज पैरामिलिट्री की तकरीबन 4 से ज्यादा कंपनियों को यहाँ पर बुला लिया है। पहले 20 कंपनियों को केंद्र से उन्होंने महाराष्ट्र में 2000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने के लिए आवेदन पत्र दिया, जिसे मंजूरी मिल गई। आज से वहां पर मुंबई के विभिन्न इलाकों में आज उनकी तैनाती शुरू हो जाएगी, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में ईद है और ईद के दिन लोग माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि लोग ऐसे इलाकों में जहाँ पर मस्जिदें हैं वहाँ पर लोग, हम इससे पहले भी तस्वीरें देखें कि लोग भीड़ इकट्ठा करके वहाँ पर नमाज पढ़ने जा रहे थे। तो ऐसे में ईद के लिए खासकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और जगह जगह पैरामिलिट्री की फोर्सेज लगनी शुरू हो चुकी है। शुभम पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में 10,000 को पार कर गया है यह आंकड़ा कोरोना वायरस का, तो ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें कि दिल्ली के अंदर जो आंकड़े हैं कोरोना पेशेंटों के, वो कहीं ना कहीं 10,000 से ऊपर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, जो संख्या जो जताई जा रही थी कि ये कहा जा रहा था कि तीसरा चरण जो है वो कम से कम उसको रोकने की कोशिश जो की जा रही थी, मगर अब जब जिस तरीके से आंकड़े बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो चौथा लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ है उसके अंदर काफी हद तक लोगों को राहत देने की कोशिश की है। वरना बात करें जिस तरीके से चौथे लॉकडाउन के अंदर की जो आज से स्टार्टिंग हुई है, यानी कि डीटीसी बसें चलाई गई हैं, कैब चलाई गई हैं, ई रिक्शा चलाए गए हैं, ऑटो रिक्शा चलाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दिल्ली सरकार भी जोर दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि हर तरीके की जो बीमारी है उससे बच सके, खासकर कोरोना जैसी महामारी बीमारी जो है उससे बच सके। मगर देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आज ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा या फिर कहें कि 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा या फिर कैब वगैरह जो चलाई गई है, मगर उनके अंदर एक चीज और गौर करने वाली है कि उनसे कहा गया ड्राइवरों से कि आप ही इनको सैनिटाइजर करेंगे और आप ही इनको देखेंगे कि भाई जो पेशेंट, जो व्यक्ति उतरा है उसको उसकी जगह को सैनिटाइजर किया जाएगा। मगर देखने वाली बात जिस तरीके से ये सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब लोग बाग निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आंकड़े और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि लगातार आंकड़े जब बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग बाग जब बाहर निकल रहे हैं तो आंकड़े बढ़ने का संभावना को और ज्यादा होती जाती है। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली सरकार काफी तरीके से कोशिश कर रही है कि भाई इसको रोकने की रोकथाम की जाए। मगर आप बात करें अस्पतालों की तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अस्पतालों के अंदर काफी हद तक इलाज भी चल रहा है, जो काफी कह सकते हैं लगभग 4,000 से करीब लोग बाग जो ठीक हो चुके हैं कोरोना पेशेंट जो है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आंकड़े जरूर चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आंकड़े काफी अच्छे नहीं है, क्योंकि 10,000 की गिनती कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता वाली बात है। मगर देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ऊपर डाल दिया कि राज्य सरकारें संभालेंगी चौथे लॉकडाउन को, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि चौथे लॉकडाउन में अरविंद केजरीवाल जी यानी दिल्ली की सरकार किस तरीके से कार्य करती है। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। और देश की बात करें तो पूरे देश में कोरोना संक्रमित के जो मामले हैं वो 1 लाख को पार कर गए हैं। 24 घंटे में करीब 5,000 केस सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में 23,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। जो ये आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। जिस रफ्तार से कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, ऐसे में ही प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। हालांकि लॉकडाउन 4 में भी रियायतें दी गई है। इसको लेकर आपको बता दें कि लगातार प्रशासन की ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में ढील पर गौतम गंभीर का ट्वीट आया है। एक बार से सब खोलने का फैसला डेथ वारंट जैसा। गौतम गंभीर ने कहा है, छूट पर बार बार सोचे दिल्ली सरकार, एक गलत कदम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। गौतम गंभीर की ओर से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां कोरोना महामारी के चलते देश भर में जो लॉकडाउन लगाया गया था उसी के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइनों का ऐलान किया हुआ है। वहीं कंटेनमेंट जोन जो है उन्हें छोड़कर अन्य इलाकों को भी अब खोला जाएगा। ऐसे में अब दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर बार बार सोचने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एक ही बार में लगभग सब कुछ खोलने का निर्णय दिल्ली वासियों के लिए डेथ वारंट की तरह काम कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक गलत कदम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार से बार बार सोचने का आग्रह करता हूं। सुधीर सलूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन में रियायतें दी गई हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इससे कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में लॉकडाउन 4 में दी गई ढील पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार में सब खोलने का फैसला डेथ वारंट जैसा है। छूट पर बार बार सोचे दिल्ली सरकार।
उन्होंने कहा कि एक गलत कदम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। दरअसल लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए हैं। राज्य अपने हिसाब से छूट तय कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, मैक्सी कैब, आरटीवी, डीटीसी की बसें सबको सड़क पर उतार दिया। जिससे आज कालिंदी कुंज आईटीओ पर 1.5 से 2 किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिला। सरदार पटेल मार्ग 11 मूर्ति पर हमने देखा कि बहुत बड़ा जाम, और कोई नियम सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं कर रहे कोई लोग। और सबसे बड़ी बात है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स को भी अलाउ कर दिया गया। 2 व्हीलर्स हालांकि 1 सवारी के साथ और 4 व्हीलर्स 2 सवारी के साथ, जबकि हमने 2 व्हीलर्स पर भी 2 सवारी देखी। और सभी बाजारों को ऑड इवन के हिसाब से खोलने के लिए आज उन्होंने बोल दिया, इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए बोल दिया, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है लोकल वर्कर्स के साथ कंस्ट्रक्शन को काम को शुरू कर दिया, और शादी में 50 लोग और शमशान घाट पे 20 लोग के साथ इजाजत दे दी। एकदम से राहत मिलने से सड़कों पर काफी हमने हुजूम को देखा। और दूसरी बात है, काफी लोग आनंद विहार बस अड्डे पर इकट्ठा होने लगे। डीटीसी की बसों में सवार होकर उनको लगा कि शायद उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए वहां से बसें शुरू हो गई हैं। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस को अपील भी करनी पड़ेगी, आनंद विहार से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोई बस नहीं चल रही है, कृपया आप यहाँ पे इकट्ठे ना हो। तो एकदम से छूट मिलने से जो है एकदम भीड़ मिल गई। आप देख रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा दिल्ली में पहले ही कोरोना संक्रमण मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है, और इससे एक बार फिर स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। जी सुधीर सलूजा, आपसे जानना चाहेंगे, गौतम गंभीर का जो ट्वीट आया है उसको लेकर क्या आगे किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये बात ठीक है, क्योंकि एकदम लॉकडाउन 3 तक यहाँ पे एकदम पैक था और पूरे दिल्ली के 11 के 11 जिले रेड जोन में थे। लेकिन अब एकदम से एक इतनी बड़ी छूट देना और लोगों का एकदम सड़कों पे आना वो भी गलत है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। 2 व्हीलर पे जहाँ 1 सवारी की इजाजत है वह 2 लोग आम देखने को मिल रहे हैं, और सड़कों पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर तक का जाम दिख रहा है, जो कि ठीक नहीं है। जी सुधीर सलूजा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार के जो लॉकडाउन 4 है उसमें रियायतें देने को लेकर, उस फैसले को लेकर गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है। पूर्व दिल्ली से बीजेपी के सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार से इस फैसले पर बार बार सोचने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक ही बार में लगभग सब कुछ खोलने का निर्णय दिल्ली वासियों के लिए डेथ वारंट की तरह काम कर सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि एक गलत कदम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली सरकार को बार बार सोचने का आग्रह करता हूं। आपको बता दें कि गौतम गंभीर का ट्वीट जो उन्होंने किया है वो इस मामले को लेकर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 में के लिए गाइडलाइनों का ऐलान करते हुए कहा था कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य इलाकों को अब खोला जाएगा। सभी दफ्तरों को 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोला जाएगा। 20 सवारियों के साथ डीटीसी बसें भी चलाई जाएंगी और 2 सवारियों के साथ कैब के परिचालन को भी इजाज़त दी जाएगी। इसी को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा किया है और वहीं उन्होंने ट्वीट भी किया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि एक ही बार में सब कुछ खोलने का निर्णय दिल्ली वासियों के लिए डेथ वारंट की तरह काम करेगा। जिस तरीके से लगातार ये कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, ये सभी के लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में गौतम गंभीर ने भी ट्वीट कर अपनी चिंता जाहिर की है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 57 नए केस सामने आए हैं, 2 की मौत हुई है। अब तक 2000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारों की ओर से हर वो कोशिशें की जा रही है जिससे कि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इस संक्रमित जो होने वाले का जो आंकड़ा है वो 1 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में अगर देश भर की बात करें तो 4,970 नए मामले सामने आए हैं और करीब 137 लोगों की मौत हुई है। लगातार इन मामलों में इजाफा होता जा रहा है। वहीं अब तक आंध्र प्रदेश की बात करें तो 2000 से ज़्यादा मामले इसमें सामने आए हैं, जिसमें से
1500 से ज़्यादा लोग जो है वो इलाज हो गया है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अब तक 2000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।